हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एज यू नो, माई सेल्फ इज़ अनिल कुमार एंड आई एम हियर एट नीट कॉर्नर फॉर द सब्जेक्ट जियोलॉजी। ये आप पहले से सुनते आ रहे हैं। तो हमने लास्ट सेशन जो था वहाँ देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में हमने डिवाइड करके रखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, इनमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिर उनके बेसिक फीचर्स देखे थे, यानी कि स्क्वेमस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्यूबॉइडल के क्या होते हैं, कॉलमनर के क्या होते हैं। तो ये सब हमने देखा था, यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करके हमने देख लिया था। उसके टाइप्स भी देखे थे, उनके फीचर देखे थे, उनके बेसिक एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसके टाइप्स हैं। तो आज का ये है कंपाउंड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या इसे कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने बताया था, जो भी टिश्यूज होंगे वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होंगे। सिंपल वाले एक ही सेल से या फिर एक ही लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स वाले अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स या फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे। तो ऐसा ही यहाँ लिखा है कि जो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, यानी कि उनमें सेल्स की बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं अलग अलग। वो मोर देन 1 होती है, यानी कि एक लेयर होती तो उसे अपन यूनिलेयर्ड बोल देते, लेकिन यहाँ मल्टी लेयर्ड लिखा है। मल्टी लेयर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं। अब वो लेयर्स वेरी कर सकती हैं, 2 से 1 से ज़्यादा होंगी, 2, 3, 5, 6 तक हो सकती हैं। और काम क्या करता है, यानी कि बेसिकली अगर इतनी सारी लेयर्स हैं, यानी कि बहुत मल्टीपल लेयर्स हैं, तो वो क्या करेंगी, प्रोटेक्शन देंगी हमें। यानी कि जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा, जिस भी बॉडी ऑर्गन में, उस बॉडी ऑर्गन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अब प्रोटेक्शन भी कई टाइप की होती हैं, जैसे कि किसी केमिकल स्ट्रेस या केमिकल से प्रोटेक्शन, या फिर मैकेनिकल कोई भी फोर्स है या स्ट्रेस है उससे प्रोटेक्शन। तो लिखा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल, यानी कि किसी भी केमिकल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है, या फिर मैकेनिकल फोर्सेस, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेस। इनसे हम बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। एक टाइप से ही प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो फिर इसके डिवाइडेशन हमने देखे हैं, 2 टाइप का है। फर्स्ट है ट्रांजिशनल और सेकंड है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ट्रांजिशनल जो होता है, इसके अपन बेसिक फीचर देख लेते हैं। जो ट्रांजिशनल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम है, ये मल्टी लेयर्ड होता है। देखो, मल्टी लेयर्ड का मतलब मैंने बताया था, जो भी कंपाउंड टिश्यू होगा बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होगा, तभी उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल देंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप अगर हम देख रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, ये अंडरस्टूड है कि लेयर जो होंगी 2 से ज़्यादा होंगी, तो ये मल्टी लेयर्ड है। और लेयर जो है वो 4 से 6 हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स, यानी कि कितनी संख्या में लेयर हो सकती हैं सेल्स की, तो वो 4 से 6 हो सकती हैं। 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, ये वेरी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हमने देखा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन यहां ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, सीधा सा मतलब तुम्हें पता पड़ रहा है कि एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सारे एपिथेलियल टिश्यूज में क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, यहां एब्सेंट है, मींस ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है।
तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़े रखने का काम कर रही थी, यानी कि एदरिंग स्ट्रक्चर का काम कर रही थी। तो यहां क्या होगा, सीधे दोनों टिश्यू एक साथ जुड़े होंगे और एक काम और कर रही थी वो, यानी कि इन्हें सपोर्ट देने के साथ साथ एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरह भी काम कर रही थी। इसका क्या यूटिलाइजेशन था वहां कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होने की वजह से कुछ एक सेलेक्टेड न्यूट्रिशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को जाते थे, लेकिन यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो जो भी नरिशमेंट कनेक्टिव टिश्यू को मिलेगा थ्रू द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, वो सारा का सारा सीधे के सीधे कहां चला जाएगा, हमारे एपिथेलियल टिश्यू को चला जाएगा। ठीक है, अब है इसका एग्जाम्पल दिया है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इसका एग्जाम्पल दिया है। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को होल्ड रखना या फिर स्टोर रखना। ठीक है, वो एक सर्टेन क्वांटिटी होती है, उसके बाद उसे होल्ड नहीं कर सकते, यूरिनेशन कराना पड़ता है, मतलब कि यूरिन एक्सक्रीट कराना पड़ता है, बाहर बॉडी से पास आउट कराना पड़ता है। ऐसा यहाँ लिखा है 4 से 6 लेयर हो सकती हैं। तो एक लेयर जो है वो क्यूबॉइडल है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सीधा कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, और ये जो है एपिथेलियल टिश्यू है, और बीच की सेल्स अलग अलग शेप की हो सकती हैं। शेप जो है साइज और शेप जो है वेरी कर सकता है, और ऊपर की सेल्स अलग अलग तुम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब एक यहाँ बेसिक सा आप देख पा रहे हैं कि ये सेल क्या करती है, फ्लैट भी हो सकती है, यानी कि ये सेल्स जो हैं ये, अब ये पोजीशन है यूरिनरी ब्लैडर क्या है, खाली है। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर जो है ये भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भरता है, यानी कि उसमें यूरिन स्टोर होता जाता है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स फ्लैट हो जाती हैं। यहाँ प्रेस लिखा है, इसे फ्लैट भी बोल सकते हैं। ये फ्लैट हुई, फ्लैट होकर क्या करती हैं, ये ज़्यादा यूरिन होल्ड करने के लिए मॉडिफाइड बोल सकते हैं इन्हें, यानी कि अगर इसी शेप में रहती तो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम जो था वो कम रहता, लेकिन जैसे ही यूरिन आता गया, वहाँ यूरिन यूरिन बनने के बाद यहाँ आता गया, स्टोर होता गया, तो इन सेल्स ने क्या किया, अपने आप को फ्लैट कर लिया। फ्लैट करके उसके वॉल्यूम को, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन वहाँ पर होल्ड हो सका। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, नियर अबाउट 6 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, यानी कि 6 लेयर होती हैं सेल्स की, और अब ये फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि आगे भी इसे क्लासिफाइड किया गया है। वो क्यों किया गया है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू तो है, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि ये मॉडिफिकेशन हो गया एक तरह से। अब मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, सेल्स जो हैं, यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल होंगी ना, आउटर मोस्ट लेयर की सेल, यानी कि ये जैसे मान लो ये 4 लेयर हैं सेल्स की, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में है, तो ये होगी इनर मोस्ट, ये मिडिल सेल लेयर हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल लेयर हो गई। ठीक है, तो ये वाली तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन या इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, आउटर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं ये अलग अलग शेप एंड साइज में होती हैं, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स मॉडिफाइड होती हैं। इसी बेसिस पर जो हमारा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये सेल्स किस टाइप की हो सकती है, या तो स्क्वेमस हो सकती है, या क्यूबॉइडल हो सकती है, या कॉलमनर हो सकती है। स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल्स हो सकती हैं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड हो सकती हैं, कॉलमनर पिलर लाइक या फिर कॉलम लाइक सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, लेयर्स बता दी मैंने, 6 लेयर्स होती है। यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तुम देख पा रहे हो, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का मतलब क्या करती है, दोनों को जोड़े रखने का काम करती है। अब इनका फर्दर डिवाइडेशन दे रखा है, स्क्वेमस होंगी यानी कि फ्लैट सेल्स होंगी, तो स्क्वेमस हो गया। स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।
अब स्क्वेमस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। स्क्वेमस को फर्दर डिवाइड कैसे किया गया है? केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज्ड का मतलब है यहां होती है केरेटिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो टिश्यू होगा इसकी जो सेल्स होंगी, अब ये मॉडिफिकेशन भी ऐसे ही है जैसे स्क्वेमस सेल्स हैं आउटर मोस्ट लेयर की, इन सेल्स पर क्या हो जाएगा? केरेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। केरेटिन प्रोटीन आकर यहां पर जमने लगेगी, यहां पर स्टोर होने लगेगी, ठीक है। तो वो केरेटिनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि ऐसा स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू जिसकी जो आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स हैं वो क्या किससे कवर्ड रहे हैं? केरेटिन प्रोटीन से कवर्ड रहे हैं, ठीक है। वो केरेटिनाइज्ड हो गया। और इसके एग्जांपल है स्किन है, हेयर्स हैं और नेल्स हैं, ठीक है। और आगे ये भी लिखा है कि गिव्स ड्राई सरफेस, ठीक है। तो केरेटिनाइज्ड होने का फायदा क्या है? यानी कि आपने देखा कि ये क्या करता है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन ये जो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो कहाँ प्रेजेंट है? स्किन। हमने एग्जांपल देखा, तो स्किन क्या है? हमारी बॉडी का सबसे आउटर सरफेस है। अब आउटर सरफेस डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेस से भी हमें फेस करना पड़ सकता है, किसी भी केमिकल स्ट्रेस से भी हमें फेस करना पड़ सकता है। तो केरेटिन क्या करता है? एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि इन सभी स्ट्रेसेस को नॉर्मली फेस कर सकता है। इससे हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान या कोई भी इंजरी होने की चांसेस कम रहेंगे, इसलिए वहां पर केरेटिन प्रोटीन आकर डिपॉजिट हो जाता है और हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और केरेटिन प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से इस जो सरफेस होती है, जैसे स्किन है, स्लाइटली ड्राई होती है, यानी कि हल्की सी क्या होती है? सूखी, ड्राई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन केरेटिनाइज्ड। नॉन केरेटिनाइज्ड का सिंपल सा मतलब है जो भी आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स होती हैं उन पर केरेटिन का डिपोजिशन नहीं होता है, यानी कि वहां केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये केरेटिन प्रोटीन क्यों नहीं हो प्रेजेंट वहां पर? वहां पर केरेटिन प्रोटीन होने का कोई इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है, बिकॉज ऑफ वो कहां प्रेजेंट है? जैसे कि हमारे माउथ में है, जैसे बकल कैविटी में है, ईसोफेगस में है, इन सभी ऑर्गन्स में क्या होती है? ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो वहां केरेटिन प्रोटीन का होना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वहां नॉन केरेटिनाइज्ड होगा ये टिश्यू जो होगा। फिर ये जो नॉन केरेटिनाइज्ड होगा वो मॉइस्ट सरफेस जनरेट करता है, यानी कि सरफेस जो होगी मॉइस्ट होगी, यानी कि हल्की सी वहां पर नमी होगी। फिर उसके बाद है ये क्यूबॉइडल टाइप का है। क्यूबॉइडल आपने देखा आउटर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी? क्यूब लाइक होंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हैं डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि मेमोरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड जो भी हैं उन सब की डक्ट, यानी कि उनके रिलीज को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम करने वाली जो भी नलिकाएं होंगी वो किससे लाइंड होंगी या फिर कवर्ड होंगी, यानी कि उनकी कवरिंग होगी क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स से, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल टाइप हो गया इसका। फिर नेक्स्ट आता है कोलुमनर। कोलुमनर का मतलब हो गया आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स से अपने को ध्यान रखना है। आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स कैसी होंगी? पिलर लाइक या फिर कोलुमनर होंगी, तो ये कोलुमनर हो गया। अब ये कहां प्रेजेंट होता है ऐसा टिश्यू? ऐसा बकोफेरिंग्स, लैरिंग्स और यूटरस, ठीक है। लैरिंग्स का मतलब समझ रहे हैं साउंड बॉक्स, जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बकोफेरिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर इंक्लूड रहता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को अलग अलग अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर? फेरिंग्स जहां प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स को यूविला एक स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी में। यूविला क्या करती है? दो भागों में डिवाइड करती है, वो नेजल कैविटी की ओर का फेरिंग्स और ओरल कैविटी की तरफ का फेरिंग्स। तो नेजल कैविटी की साइड में जो फेरिंग्स होगा वो नेजोफेरिंग्स होगा और ओरल कैविटी की साइड में जो फेरिंग्स होगा वो ओरोफेरिंग्स होगा। और उसी ओरोफेरिंग्स को यानी कि बकोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं, यानी कि ओरल कैविटी और बकल कैविटी वी कैन से ये दोनों की दोनों क्या है? सिमिलर चीजें हैं, तो ये बकोफेरिंग्स हो गया। यानी कि फेरिंग्स का वो पार्ट जो यूविला की वजह से किस तरफ डिवाइड हुआ है? बकल कैविटी की साइड डिवाइड हुआ है, तो ये हो गया हमारा बकोफेरिंग्स, ठीक है।
फिर जो कोल्यूमनर है, कोल्यूमनर को अपन दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ लिख देते हैं, एक होगा सीलिएटेड, एक होगा नॉन सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड का मतलब होगा जहां सीलिया प्रेजेंट होंगे, और नॉन सीलिएटेड का मतलब होगा जहां सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी कि जो कॉलमनर सेल्स की लेयर होगी, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, वहां पर कॉलमनर सेल्स होंगी। उन कॉलमनर सेल्स पर अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो सीलिएटेड की कैटेगरी में आएगा, और अगर सीलिया एब्सेंट है यानी कि सीलिया वहां नहीं है तो वो नॉन सीलिएटेड की कैटेगरी में आएगा। तो जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे वो सारे के सारे एग्जाम्पल सीलिएटेड के अंडर आएंगे। तो हमने देखा था बक्कोफेरिंग्स, ठीक है, हमने देखा था लैरिंग्स, हमने देखा था यूटरस, और नॉन सीलिएटेड होगा, इसका एग्जाम्पल होगा एपिग्लॉटिस। ग्लोटिस को कवर करने वाला फ्लैप जो होगा, जो स्ट्रक्चर होगी, वो एपिग्लोटिस, बक्कोफेरिंग्स, लैरिंग्स और यूटरस हमने देख लिया। बक्कोफेरिंग्स मेनली जो फ्रॉग है उसके रेफरेंस में अपन यूज करते हैं बेसिकली। फिर इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो मॉडिफिकेशन करके क्या करता है, कुछ एक अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो उसका एग्जाम्पल या फिर देख सकते हैं एक टाइटल के फॉर्म में देख सकते हैं ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ही हैं। तो लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिलीजेस स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ऐसी एपिथेलियल सेल्स का ग्रुप जो क्या करती है, किसी एक स्पेशल केमिकल को रिलीज करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ग्लैंड्स कहलाती हैं, ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाती है, यानी कि कुछ एक सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू ही है, उसकी कुछ एक सेल्स मॉडिफाई होंगी और क्या करने लगेंगी, किसी भी केमिकल को रिलीज कराने लगेंगी, और इसी की वजह से उन्हें उस एपिथेलियल टिश्यू को जिसकी सेल्स मॉडिफाई होकर कुछ केमिकल रिलीज करने लगी हैं, उसी एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है नीचे, ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। सो कोल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू, इसी वजह से इसे ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि ग्रंथिल उपकला भी बोल देते हैं, बिकॉज सम ऑफ क्यूबोइडल एंड कॉलमनर सेल्स हैव द सेक्रेटरी नेचर, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू इसलिए बोल देते हैं कि कुछ एक उसकी क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है ग्लैंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स, यानी कि जो ग्रंथियां हैं वो तीनों जर्म लेयर से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, बिकॉज ग्लैंड्स क्या हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू तीनों की तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। हमने देखा था एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से ओरिजिनेट होता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन ग्लैंड्स हैं तो सिंपल सा अपन इनका ओरिजिनेशन भी बता सकते हैं कि ये ओरिजिन होती हैं तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजो और एंडोडर्म से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ग्लैंड्स हैं यानी कि मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ये कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स हैं, इनके तीन बेसिक टाइप हैं। पहला है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन, तीसरा है हेटेरोक्राइन। ठीक है, अब एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या है, हेटेरोक्राइन क्या है, इन सब का हम बेसिक सा मतलब देख लेते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि ऐसी मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो क्या करती है, एंजाइम रिलीज कराती है। सिंपल सा मतलब ये है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की कुछ एक सेल्स, उनमें क्यूबोइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती हैं, वो मॉडिफाई होंगी और क्या रिलीज कराएंगी, स्पेशल केमिकल सब्सटेंस क्या होगा वहां, एंजाइम, तो उन्हें बोल देंगे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन को डक्टनेस ग्लैंड भी बोल देते हैं। डक्टनेस का मतलब होता है डक्ट प्रेजेंट। ठीक है, यहां डक्ट उपस्थित होगी यानी कि नलिका उपस्थित होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि जो भी एंजाइम ये रिलीज करवाएंगी वो एंजाइम जहां रिलीज होगा वहां से टारगेट ऑर्गन को जाना है, उसे अपना एक्शन साइट पर जाकर काम करना है। यानी कि कोई भी एंजाइम है उसे अपनी एक एक्शन साइट होगी, वहां तक जाना है, तो वहां तक एंजाइम को लेके जाएंगी नलिका, तो इन्हें डक्टनेस ग्लैंड बोल देते हैं।
ठीक है। और फिर आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब वही मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा जिसकी सेल्स मे बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर क्या कराएंगी, हार्मोन रिलीज कराएंगी। तो यहां हम लिख सकते हैं एंजाइम जो एक्सोक्राइन है, और यहां हम लिख सकते हैं हार्मोन, ठीक है। तो ऐसी मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज कराती हैं, क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती हैं ये हार्मोन रिलीज कराती है, और हार्मोन जो होते हैं स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टारगेट ऑर्गन तक या फिर साइट ऑफ एक्शन तक किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू ले जाए जाते हैं। तो उन्हें वहां नलिका की कोई जरूरत नहीं है। तो इनको डक्टलेस का मतलब डक्ट क्या होगी, वहां पर एब्सेंट होगी। अब एग्जाम्पल में आती है हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, यानी कि जो भी सारी की सारी हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड हैं वो सारी की सारी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स अपन एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर पढ़ेंगे। वहां पर बहुत सारी सेल्स हैं, पिट्यूटरी होगी, एड्रिनल होगी, हाइपोथैलेमस, सारी की सारी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। फिर आता है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन या कंपाउंड या फिर मिक्स्ड। तो यहां पर हेटेरोक्राइन से और कंपाउंड से इतना मतलब पता नहीं पड़ रहा कि कौन सी ग्लैंड्स है, लेकिन मिक्स्ड जो लिखा है इससे पता पड़ रहा है कि यहां पर मिक्स्ड सेल होंगी, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाइड होगा वहां पर हार्मोन रिलीजिंग भी होंगी सेल्स, साथ ही साथ एंजाइम रिलीजिंग भी होंगी। तो मिक्स्ड का मतलब होता है हार्मोन और एंजाइम रिलीजिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि जो कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स होंगी वो मॉडिफाई होकर क्या करेंगी, हार्मोन भी रिलीज कराएंगी, साथ के साथ एंजाइम भी रिलीज कराएंगी। ये तो हेटेरोक्राइन या मिक्स ग्लैंड होगी। इनके एग्जांपल हो गए पैंक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। तो पैंक्रियाज जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कराता है, इसके साथ साथ पैंक्रियाज में आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, वहां पर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स जो होती हैं अलग अलग टाइप की इंसुलिन, ग्लूकागोन टाइप की क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज कराती हैं। ऐसे ही ओवरी एंड टेस्टिस जैसे कि एस्ट्रोजन एंड दिस इज ये टेस्टोस्टेरोन, ऐसे, ठीक है। फिर हमने देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को फर्दर डिवाइड किया था, यानी कि इसको भी डिवाइड किया गया है किस बेसिस पर, मल्टी सेलुलरिटी के बेसिस पर और यूनिसेलुलरिटी के बेसिस पर। यानी कि मल्टी सेलुलरिटी का मतलब क्या है, वहां पर बहुत सारी सेल्स होंगी, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होंगी, और यूनिसेलुलरिटी का मतलब सिंगल नंबर ऑफ सेल होगी। तो ऐसे ही दो टाइप की हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, एग्जाम्पल के बेसिस पर स्वेट ग्लैंड्स और सिबेसियस ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का फॉर्मेशन करती हैं, सलाइवा रिलीज कराती हैं, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करती हैं, पसीना, और सिबेसियस ग्लैंड सिबम रिलीज करती हैं। जो हमारी बॉडी सरफेस है, आउटर मोस्ट सरफेस है, वहां पर सिबम रिलीज होता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक टाइप से एक बैरियर का काम करता है, और ये क्या करता है, हमें टेम्परेचर, कोल्ड एंड एनी केमिकल स्ट्रेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वैसे ही यूनिसेलुलर जो है वहाँ पर आती हैं, इसका एग्जांपल गॉबलेट सेल होती हैं, पेनथ सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, एंजाइम रिलीज कराती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, कंप्लीट ओवरव्यू हो गया। यहाँ पर हमने देखा था सिंपल, कंपाउंड, सिंपल के मॉडिफिकेशंस यानी कि बोल सकते हैं उसके क्लासिफिकेशंस, यानी कि कितने टाइप के टिश्यूज़ हैं सिंपल, और फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को देखा था, और फिर मॉडिफाइड को देखा जो कि एक ग्लैंड्स के फॉर्म में हमने देखा। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन, यानी कि जो सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ बॉडी है, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने का काम करता है और बॉडी की फ्रेमवर्क को क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। तो थैंक्स।